मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs एंड PYQs आर फ्रॉम 2021। सो 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आई हूँ। एंड इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस लाइक PYQ ही किया था। PYQs में हमने 2020 के क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और मज़ेदार थे। उन क्वेश्चंस के लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कराने का सिर्फ एक पर्पज रहता है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको लेवल पता चले कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। जो सेम क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होकर के, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, प्लस सेम क्वेश्चंस का रिपीटेशन विद डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर करके क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन को एज इट इज पूछा जाता है। एंड प्लस उस क्वेश्चन से नए क्वेश्चन का क्या फॉर्मेशन हो सकता है, जो ऑप्शंस देते हैं ऑप्शन से क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, उन पे भी डिस्कशन करते हैं हम सेशंस में एंड स्टडी करते हैं उस पर, राइट। सो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्लाइड पर लेके चल रही हूँ जहाँ से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है। हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है स्टेटमेंट के बेसिस पे जो कि दिया गया है यहाँ पर। स्टेटमेंट क्या है? दैट इज changes in product demand that increase the product price will raise the marginal revenue product of labor and therefore increase the demand for labor। आपके सामने ऑप्शंस थे, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा है द डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज नथिंग टू डू विथ मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये बात सही है, मतलब गलत है, सही नहीं है। डी है इवन इफ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर शेल रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट का देखेंगे, ए भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट इज करेक्ट है, मतलब जो स्टेटमेंट में बात कही गई है वो करेक्ट है, बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था, जो कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। आज के इस सेशन का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, रैंकिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम best to worst on a particular trade, choosing highest then lowest until are ranked in is termed as। पहला है ग्राफिक रेटिंग स्केल, बी है alternation ranking method, सी है paired comparison method and डी है forced distribution method। सो क्वेश्चन क्या है, रैंकिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेड, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट टू वर्स्ट रेट करना है। चूजिंग हाईएस्ट देन लोवेस्ट, पहले आप हाईएस्ट चूज करिए, उसके बाद लोवेस्ट पे जाइए। अंटिल आर रैंक इज टर्म्ड एज, क्या होना चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी दिए गए हैं जो कि मैंने पढ़ दिया है। ग्राफिक ट्रेसिंग स्केल होगा इसका, या फिर ऑल्टरनेशन रैंकिंग मेथड होगा, या फिर पेयर्ड कंपैरिजन मेथड होगा, या फिर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा। सो ऑब्वियसली आप एक बार क्वेश्चन को एलिमिनेट करके देखेंगे कि क्या नहीं हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को इजिली फाइंड कर, आंसर को इजिली फाइंड कर लेंगे। क्या फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा यहाँ पे कि किसी तरह का दबाव एंड कुछ होगा, इस टाइप की चीज होगी? नो, ये होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय के ट्रेड के बेसिस पे आप उसको रेट कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब कि जो मतलब कोई चीज आप फॉलो करते आ रहे हैं, राइट, वही चीज फिर आपको जिसने सक्सीड किया वो करते आ रहा है। तो जो पर्सनल ट्रेड मतलब कि आपके अंदर वो कोई चीज है जो कि हैबिट, एज अ हैबिट, वो आपकी एज अ नेचर आपका है, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई फोर्स्ड की बात नहीं है। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में मतलब आपका पीयर्स के साथ कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका पीयर के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी भी अपने कंपेनियन के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बल्कि उस पर्सनल के, इंडिविजुअल के ट्रेड के बेसिस पे हो रहा है, राइट। क्या ग्राफिक रेटिंग स्केल होगा? ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन बच गया, रेट ऑल्टरनेशन रैंकिंग मेथड के थ्रू हम किसी भी एम्प्लॉय के किसी भी एम्प्लॉय के पर्टिकुलर ट्रेड को बेस्ट टू वर्स्ट हम रेट करते हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट वेट रेट करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेशन रैंकिंग मेथड। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the factors mentioned below are the hidden cost of accident। बताना है आपको कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हिडन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट के हिडन कॉस्ट हैं। लीगल इश्यूज हैं, बी है लॉस ऑफ मोराल, सी है स्पॉइल्ड वर्क, डी है ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ रिप्लेस वर्कर, या फिर ई है लॉस टाइम बाय फेलो एम्प्लॉयर्स। Choose the correct answer from the options given below
पहला है ए बी सी ओनली, दूसरा है ए सी ई ओनली, तीसरा है सी डी ई ओनली एंड चौथा है ए बी डी ओनली। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। राइट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहला तो हिडन कॉस्ट क्या होता है एक्सीडेंट के देखेंगे। लीगल इश्यूज क्या हिडन कॉस्ट होते हैं? ऑब्वियसली जब एक्सीडेंट होता है और उसके बीच फिर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक तरह का लीगल इशू बन जाता है। अगर म्यूचुअली वो समझ लेते हैं कि ठीक है किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी, दोनों की ही गलती थी, अगर म्यूचुअली वो अंडरस्टैंड करते हैं एंड मामले को वो रफा दफा कर लेते हैं तो ठीक है। बट अगर नहीं मानती है कोई एक पार्टी की, नहीं हमारी साइड से गलती नहीं थी, आपने ही टक्कर मारी या फिर आप ही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है या आप ही की वजह से आपकी ही गलती थी, तो उस केस में वो लीगल इशू बन जाता है, लीगल केस बन जाता है। तो लीगल इशू में फिर पैसे जाएंगे आपके, केस चलेगा, आप वकील को पैसा देंगे। राइट। सो वो आपका हिडन कॉस्ट होता है, तो लीगल इशू भी होगा। मोराल, लॉस ऑफ मोराल क्या होगा? ऑब्वियसली आपका मोराल जो लॉस होता है इससे आपका, आप कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपका मोराल डाउन होते ही आपके जो जितने प्रोडक्टिव ने एफिशिएंट थे किसी भी चीज़ को करने के लिए, काम को करने के लिए, आप उतना नहीं रहेंगे। राइट। तो आपका लॉस ऑफ मोराल के थ्रू भी आपको देखने को मिलेगा कि ये हिडन कॉस्ट होता है। स्पॉइल्ड वर्क भी होगा, and training cost of replaced worker and lost time by fellow employers, ये दोनों नहीं होंगे। जो appropriate आंसर होगा वो होगा आपका ए बी सी ओनली। राइट। सो लीगल इश्यूज, लॉस ऑफ मोरल, स्पॉइल्ड वर्क। ऑब्वियसली आप एक्सीडेंट हो गया तो ऑब्वियसली बात है काम स्टॉप हो जाएगा, काम स्पॉइल हो जाएगा। राइट। तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा तो आउटपुट नहीं निकल के आएगा, सो ये तो होगा ही होगा। सो तीन ऑप्शंस ए बी सी would be the right answer options. So option number one would be the right answer here. Next question, match list one with list two. List one में क्या दिया गया है? ए देखेंगे डिसिप्लिन दिया है, बी है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज रिलेशंस, सी है वेज रिवीजन एंड डी है मोड एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। लिस्ट टू में देखेंगे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, दूसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, थर्ड है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एंड फोर्थ है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सो आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में आपको मैच करना है कि किससे किसका किससे मैच होगा। लिस्ट वन का लिस्ट टू से मैच करना है आपको। एक बार एलिमिनेशन करेंगे या फिर कोई एक अगर आपको पता होगा तो अगर एक आप सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी के तीन भी आप इजीली मैच कर पाएंगे। सो आप एक बार क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे डिसिप्लिन किसके साथ होना चाहिए। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 से मैच होगा डिसिप्लिन। रेगुलेशन बी देखेंगे रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज रिलेशंस किसके किसके साथ मैच होगा, दैट विल बी मैचिंग विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत। वेज रिवीजन किसके अंदर है, द मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर है, से रिलेट जुड़ेगा। एंड मोड एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस होगा किसके साथ मैच, ऑप्शन नंबर वन के साथ, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सो यहाँ पर ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1 हो जाएगा। सो ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनऑथराइज्ड स्ट्राइक दैट इज कॉल्ड फॉर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनियन इज कॉमनली नोन एज। क्वेश्चन है एन अनऑथराइज्ड स्ट्राइक that is called for without the approval of the union is commonly known as, A है बांध, B है क्विकी स्ट्राइक, C है सिट डाउन स्ट्राइक एंड D है वाइट कैट स्ट्राइक। सो इस क्वेश्चन का जब कभी भी कोई भी स्ट्राइक हो रही है लेकिन वो बिना अप्रूवल के, यूनियन के अप्रूवल के ही वो चले जा रहे हैं स्ट्राइक पर, तो उसको वाइट कैट स्ट्राइक बोला जाता है। जहाँ पे वो यूनियन के कंसेंट के बिना ही स्ट्राइक पे चले जाते हैं, दैट इज नोन एज वाइट कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
explaining a relationship between satisfaction and performance, which of the following implicitly assumes that satisfaction leads to improved performance and dissatisfaction distracts from performance? क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी. Explaining a relationship between satisfaction and performance, which of the following implicitly assumes that satisfaction leads to improve performance? जहाँ पे satisfaction है, आप संतुष्ट हैं, वहां पर आपकी performance automatically improved way में होगी, improved version में होगी. And dissatisfaction distracts from the performance, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा अपना अपना इनपुट देंगे. जहाँ पे आप डिससेटिस्फाई हैं अपने जॉब से, तो आप वहाँ पे आप लेथार्जिक होके काम करेंगे, उतना आप जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे. सो ये बात किसने बोली थी? ऑप्शंस है आपके सामने. ए देखेंगे, एडम्स इक्विटी थ्योरी के थ्रू बोला गया है. बी, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में है ये बात. सी, कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में है. या फिर डी, रूम्स, विक्टर वी रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये बात बोली गई है. सो एक बार आप थ्योरी का अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मेरा सेशन लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका सही आंसर है. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. के अब मोटिवेशन से समझ लीजिए कि पहले तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मोटिवेशन की कहीं ना कहीं बात हो रही है, राइट? ये मोटिवेशन से रिलेटेड है. तो देखिए कि ऑप्शन पे मोटिवेशन किन किन में आप देखेंगे. एडम्स थ्योरी, इक्विटी थ्योरी इसमें भी नहीं होगा. विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर भी नहीं होगा. बट यहाँ पर बात हो रही है एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. कभी कभी कीवर्ड्स को देख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश किया करिए जब क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में ना हो और ना आए और आपको लगे कि ये तो देखा ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है, तो आप कीवर्ड्स को पकड़िए. तीसरा है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट? क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट? ए है चेस्टर बर्नार्ड, बी एल्टन मायो, सी हेनरी फयोल एंड डी हर्बर्ट ए साइमन. इनमें से कौन है जो कि जाने जाते हैं फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट? सो इस क्वेश्चन के का सही आंसर हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड. चेस्टर बर्नार्ड इसके सही चेस्टर बर्नार्ड ने को जाना जाता है फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट. ऑप्शन नंबर ए. Next question है, we believe that if these work committees are given proper encouragement and the past errors are avoided, they can play a useful role in the Indian industrial system. This statement was given by. Question है, we believe that if these work committees, are given proper encouragement and the past errors are avoided, they can play a useful role in the Indian industrial system. This statement was given by. So कमिटीज की बात कर रहे हैं, वर्क कमेटी की बात कर रहे हैं. कह रहे हैं कि अगर इनको प्रॉपर इंकरेजमेंट दिया जाए और इनके पास्ट जो उन्होंने गलतियां की हैं, एरर्स की हैं, अगर उनको अवॉइड किया जाए तो वो अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं इन इंडियन इंडस्ट्रियल सिस्टम में. ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आपको ये बताना है. ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शंस देखेंगे. ए है द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969. लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मैचिंग का क्वेश्चन था, मैथ्स था. सो इसमें फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर किसने दिया था? रॉयल कमीशन ऑन लेबर गिवन बाय हु? सेकंड नेशनल कमीशन वाज गिवन बाय हु? एंड व्हाइटली कमीशन किसके द्वारा दिया गया था? तो वो मैच द फॉलोइंग मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को का कभी कभी जो फॉर्मेशन होता है नए तरीके से क्वेश्चन सेम होगा, बट उसमें कभी कभी ईयर पूछ लिया जाता है. ठीक है, जैसे वो सपोज इस सेम क्वेश्चन से दो टाइप के क्वेश्चन बन गए. पहला, कमीशंस की नाम दे दिए और उनके सामने ऑथर्स के नाम दे दिए, किसने कौन सी पर्सन का कौन सा कमीशन है वो बताना था. इसमें पूछ दिया है ईयर कि कौन से कमीशन का क्या ईयर है. मैंने उस दिन बात बोली थी आपको कि ऐसे भी बन सकता है और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया. सो आप हमेशा हर तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे. क्वेश्चंस कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं और चांसेस क्या है, पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, आप इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को.
सो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1961 में फॉर्म हुआ था. द रॉयल कमीशन ऑन लेबर was formed in 1929. The second national commission was formed on 2002, and Whiteley commission came in 1916. So Whiteley कमीशन जो है सबसे पुराना है. Whiteley कमेटी यू कैन से. सो वाइटली कमेटी सबसे पुराना है इसमें. और ये भी पूछ सकता है कि सबसे लेटेस्ट कौन है और अर्लीस्ट कौन है. ठीक है, ये क्वेश्चन तीन तरह के क्वेश्चन बन गए. एक तो ऑथर किससे मैच करने को बोलेगा. दूसरा जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में ही दिया, ऑप्शंस में ही दे दिया गया है, तो क्वेश्चन बना सकता है कि इनके ईयर्स क्या है. और तीसरा ये हो सकता है कि सबसे लेटेस्ट और अर्लीस्ट क्या है. तो तीन तरह के क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, राइट. सो आप इन सारे चीजों को, पैटर्न को समझिए और इनको इसी तरीके से याद करने की कोशिश करिए, राइट. सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा. आपको एक ही क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन आपके तैयार हो गए और आपको ये चीज याद रखनी है. और ये मत सोचेगा कि क्वेश्चन में नहीं आएगा. नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन, अपकमिंग जो एग्जाम है उनमें इनमें से तीन में से जो तीनों तरह का फॉर्मेशन है, हो सकता है कि 99% की आपको ये क्वेश्चन आए. ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीज को रिपीटिशन जब तक नहीं करेंगे, ग्लिम्स नहीं डालेंगे. एक बार आपने क्वेश्चन देख लिया, फिर अगेन आप उसका रिवीजन नहीं होता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, राइट. सो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रिवीजन भी जरूरी है. प्रैक्टिस इज व्हाट, रिवीजन, राइट. सो प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होता है, रिवीजन होता है. सो आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपका स्टडी जो होगी वो स्मूथ होगी, शार्प होगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उस पर आपका. सो ये बोला किसने था, स्टेटमेंट ये दिया किसने था. ये स्टेटमेंट दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, द रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 में बोला गया था कि अगर जो कमिटीज हैं, ये वर्क्स कमिटी हैं, अगर इनको प्रॉपर इनकरेज किया जाए और इनके पास्ट एरर्स को अवॉइड किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं इंडियन इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर. सो रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 में ये बात बोली गई है. ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. एंड अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं, क्वेश्चंस लगता है कि अच्छे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, ऑब्वियसली ये वही क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं. सो अगर आपको लगता है दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड दे आर गोइंग टू बेनिफिट यू, so please do like, share, subscribe my channel, and also please do share with your friends who are preparing for the same, for HRM and labor welfare for code 55, so that they also can avail my classes without any problem and without any barrier. So thank you so much for watching me. Thank you very much.